स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाख टके की बात, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत किसानों के लिए अच्छी खबर से। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP के एक बैग की कीमत को और कम कर दिया है। इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके दी है। पीएम ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का फैसला किया है। आज के फैसले के बाद DAP खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। टाउटे तूफान ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव के तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात ताउते से गुजरात में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद थे। पीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर मुंबई में ONGC बार्ज पर कमियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का भी जायजा लिया। और अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान देश के कई हिस्सों में अब कहर मचाने के बाद भले कमजोर पड़ रहा हो, मगर जाते जाते इसने गुजरात में भी भयंकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से हुए नुकसान का आकलन पीएम मोदी करने पहुंचे, प्रभावित इलाकों का खुद दौरा किया। कहीं उखड़े पेड़ तो कहीं रेत के घर की तरह ढहते मकान। चक्रवाती तूफान टाउटे गुजरात से गुजरने के बाद जैसी निशानियां छोड़ गया, वो भी दिल दहलाने के लिए काफी है। आंधी के सामने पेड़ से लेकर झुग्गी झोपड़ियां तो वैसे भी टिक नहीं पाती, लेकिन चक्रवाती तूफान जब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हो तो बिजली के खंभों से लेकर मकानों तक को नुकसान होना तय था, और ऐसा ही हुआ। गुजरात के तटीय इलाके का हाल देखिए। तूफान के गुजर जाने के बाद की खामोशी में भी खौफ पसरा लगता है। सूरत में तूफान के गुजर जाने के बाद भी तेज हवा और बारिश जारी है, लेकिन तूफान के दौरान किस तरह की बेबसी थी वो कुछ तस्वीरों में कैद हुई है। जल्दी। ये तस्वीर वडोदरा के एक आइसोलेशन सेंटर की है, जहां कोरोना पीड़ितों को रखा गया था। चक्रवाती तूफान जब कहर बनकर आया तो इस इमारत के 7वें माले के शीशे का फ्रेम कागज के फ्रेम की तरह नीचे गिर गया और पीछे छोड़ गया वहां मौजूद लोगों के जहन में खौफ। कुछ ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद के एक अस्पताल में भी दिखी, जहां हवा के दबाव में अस्पताल के बाहर का शीशा वाला हिस्सा भरभरा कर गिर गया। और अहमदाबाद में UN मेहता अस्पताल की जो ग्रिल सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई थी, तूफान के दबाव में जब वो गिरने लगा तो लोग डर से चीखते सुनाई पड़े। जाहिर है टाउटे तूफान का असर उन अस्पतालों पर भी पड़ा जिसमें कोरोना महामारी की चपेट में आने वालों का इलाज चल रहा था। तूफान की तबाही का एहसास कराने वाली इन तस्वीरों के साथ ही अहमदाबाद से आई इस तस्वीर को भी देखिए। जैसे हवा में कागज का जहाज उड़ते दिखते हैं, कुछ उसी अंदाज में परमिल क्रॉसिंग के पास एक होर्डिंग इस तरह गिरा कि आने जाने वालों की जान पर बनाई। ये तो किस्मत थी कि सड़क पर गिरते वक्त इस होर्डिंग की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। गुजरात के नादियाद में तूफान की वजह से सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर गए, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। बताया जा रहा है कि नादियाद में तूफान में पेड़ गिरने की वजह से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ के निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
भरूच में तो तूफान के साथ आई भारी बारिश से जल जमाव ऐसा हुआ कि बाढ़ जैसी हालत हो गई। भरूच के डांडिया बाजार से लेकर सेवाश्रम तक पानी भर गया। जल भराव की ऐसी तस्वीरें सूरत में भी दिखी, जहां सबवे और निचले इलाकों में लोग सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से फंस गए। दोपहिया वाहन से चलने वालों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ताउते तूफान का असर यूपी में भी दिख रहा है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। इस वक्त आपको 6 जिलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ, प्रदेश भर में राजधानी लखनऊ समेत बारिश दिखाई दी है। हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से आम की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज हवा और बारिश होगी। बारिश की वजह से कई जिलों में जल जमाव की तस्वीरें भी देखने को मिली। और अब आप लापरवाही की तस्वीरें भी देख लीजिए। हरदोई और नोएडा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जिला प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। पहले से बारिश का अलर्ट था, मगर फिर भी गेहूं को भीगने से बचाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसकी वजह से हरदोई में मंडियों में रखा गेहूं पानी में भीग गया। गेहूं खुले में रखा था, तिरपाल से ढका भी था, मगर तेज हवा की वजह से तिरपाल उड़ गई और सारा गेहूं भीग गया। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन की लापरवाही यहां भी सामने दिखी। सहकारी संघ दादरी पर 100 टन के आसपास अनाज की बोरियां यहां पर भीग गई। टूल किट को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। संबित पात्रा का दावा है कि सौम्या वर्मा ने टूल किट बनाई है, जो कांग्रेस की रिसर्च विंग से जुड़ी है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टूल किट को लेकर जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मामले को फिर से उठाते हुए टूल किट बनाने वाले का नाम सौम्या वर्मा बताया। संबित ने दावा किया है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस की रिसर्च टीम का हिस्सा है और कांग्रेस सांसद और रिसर्च टीम की हेड राजीव गौड़ा के अंडर में काम करती है। गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहां बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा। उधर कांग्रेस ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों के दुश्मन है और सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। सही मायनों में मोदी सरकार किसान की दुश्मन बनी है। और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम योगी ने एक्सपर्ट पैनल को तैयार करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए डॉक्टर्स का पैनल तैयार करने लगा है। PGI और KGMU में इन डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। हालांकि अब हालात काबू में आते दिख रहे हैं और लगातार कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। वहीं इस बीच सीएम योगी के निर्देशों पर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए एक्सपर्ट पैनल तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर PGI और KGMU में डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। साथ ही गोरखपुर के कई बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा रहेगा। ऐसे में यूपी सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जंग जीतने वाले डॉक्टर्स का अनुभव भी इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर के BRD कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे, उसी समय इन्होंने काफ़ी इस विषय को उठाया भी था। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग से पूरा एक नया वार्ड बन गया। वहाँ पर 100 बेड का वार्ड वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, पीडियाट्रिक ICU। तो उसमें जो जुड़े हुए पीडियाट्रिशियंस और अन्य लोग हैं, वो क्योंकि उसमें काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस को रोकने में, उसकी रोकथाम में। तो यहाँ से KGMU से या PGI से, लोहिया से कुछ टीम्स जाएंगे उसको देखने के लिए, समझने के लिए, और उनका ट्रेनिंग भी वहीं से हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, जूम के माध्यम से ट्रेनिंग पीडियाट्रिक उनका सबका हो जाएगा साथ साथ। कोविड-19 के टीकाकरण के लिए बने सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए नई सलाह दी है, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि नई गाइडलाइंस अब सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों का अब टीकाकरण 3 महीने के बाद होने का फैसला हुआ है। इसके अलावा कोरोना का पहला टीका लेने के बाद जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें भी दूसरा टीका 3 महीने के बाद ही लगेगा। स्तनपान करने वाली महिलाओं का भी टीकाकरण कराने की सिफारिश की गई है। टीका लगाने के लिए एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित हुआ है वो नेगेटिव होने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट भी कर सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को टीका दिया जा सकता है या नहीं, इस पर अभी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप विचार कर रही है। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने आज लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन की जमकर तारीफ की और लोगों से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। हमें बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि ये भारत के डॉक्टरों ने बनाई है और इसी उसमें मैं कहूँगी सब लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से खास तौर से निवेदन है कि सब जगह ये वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब लोग जा कर के अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्द कोई भी वैक्सीन लगवाएं। एमएलसी अरविंद शर्मा ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक बार फिर मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इस बार उन्होंने रामनगरी अयोध्या को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इनका इस्तेमाल जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अरविंद शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं और काशी में कोविड कंट्रोल के लिए उनकी ओर से किए गए काम की खूब सराहना हो रही है। और रुड़की के झवरेड़ा विधानसभा के भक्तोवाली गांव में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुना दी। विधायक विकास कार्यों का जायजा लेने यहां पहुंचे थे कि तभी ग्रामीण भड़क गए और कहने लगे कि आपके पद का सम्मान है, वरना हमारे पास तो लठ रखा हुआ है। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को। आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है नहीं? उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे। आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस। लखनऊ से बड़ी खबर है। यहां पर एसटीएफ ने जानकीपुरम इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आरोप है कि विनय यादव और रवि यादव मेडिकल गैस एजेंसी की आड़ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। इसके लिए कोरोना की सेकेंड वेव को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन इस बीमारी में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के लिए कोरोना की दूसरी लहर को जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स को एक बेहतर विकल्प माना गया था, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल न करने के चलते ब्लैक फंगस को पनपने का मौका मिल गया। क्योंकि पिछले बार के में और इस बार में हमने स्टेरॉइड्स को जो है ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे ये लगता है कि इस बीमारी के बढ़ने के पीछे ये भी हो सकता है कि स्टेरॉइड का सही तरीके से प्रयोग न कर पाने की वजह से ये केस थोड़ा फ्लेयर अप हो रहे हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है, जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। हमको सिर्फ उसको अपने बॉडी में आने से, अपने शरीर के अंदर जाने से रोकना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। होने के बाद ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। उन मरीजों में देखा गया है जिनको कि कोविड के साथ जो है कोमॉर्बिडिटी थी, मतलब कि डायबिटीज़ रही हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो या जो है कोई किडनी की पुरानी बीमारी रही हो, कैंसर रहा हो, इम्यूनिटी डाउन रही हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड की जो है कि लंबे समय से जिसमें इम्यूनिटी डाउन रही हो। ब्लैक फंगस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बीमारी खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा फैल रही है जिन्हें डायबिटीज,
किडनी, कैंसर या फिर पहले से ही कोई बीमारी रही है। इसलिए बचाव करने से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर की रिपोर्ट। लगते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मृत्यु पर हो रही सियासत पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता गलत सूचना के आधार पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना से शिक्षकों की मौत को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर यूपी सरकार की तरफ से आंकड़ों के जरिए जवाब दिया गया। इसे लेकर यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान प्रदेश में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो भ्रामक और निराधार है। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले में ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से मदद का भरोसा देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनके परिवारों को 30 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है। कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राहुल और प्रियंका से ज़्यादा हमको उनकी मृत्यु पर दुख है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति राहुल और प्रियंका को नहीं करनी चाहिए। और सीएम योगी के आदेश पर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले से अब सूबे के 69,000 शिक्षकों को राहत मिली है। सरकार सभी शिक्षकों की सैलरी जल्द जारी करने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती में चुने गए शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सत्यापन कर इस भर्ती के शिक्षकों की सैलरी जारी की जाए। दरअसल शिक्षकों के कागजात की ऑफलाइन वेरिफिकेशन का पेच अब बेसिक शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। कोरोना काल में शिक्षकों को आर्थिक तंगी न हो, इसके लिए विभाग ने यह फैसला किया है। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जगह शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि शपथ पत्र के बाद अगर कागजात में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग एफआईआर करने के साथ ऐसे शिक्षकों से सैलरी की वसूली भी करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के इस फैसले से इस भर्ती के 60,000 से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही थी, उसके लिए हम आदेश जारी करने जा रहे हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि उनसे नवनियुक्त शिक्षकों से एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि हमारे प्रमाण पत्र सही हैं और यदि गलत पाए जाते हैं तो जो वेतन भुगतान होगा उसको वापस करेंगे। इस शपथ पत्र के आधार पर हम उनको वेतन भुगतान की सुविधा देने जा रहे हैं। बहराइच में नवनिर्वाचित बीडीसी सतीश दुबे ने गांव के कुछ दबंगों पर अपने पिता के अपहरण का आरोप लगाया है। सतीश दुबे का आरोप है कि मनोज, विकास, आकाश और पवन सिंह ने उनके पिता को किडनैप किया है। इतना ही नहीं, सतीश दुबे ने पिता की हत्या की आशंका भी जताई है। सतीश दुबे हुजूरपुर वार्ड नंबर 86 से बीडीसी मेंबर चुने गए हैं। सतीश ने हुजूरपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।